नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में अक्सर हम सबने सुना तो है, आज जान भी लेंगे। सुना है ना आप सबने कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब बनाता है टाटा। अगर आपने ये बात सुनी है तो आज हम इस बात को आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे। हवाई जहाज से लेकर के एयरक्राफ्ट के सफर पर, जो कि एयरक्राफ्ट होने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के, उनमें किस तरह से टाटा योगदान देने जा रहा है, आज के सेशन में आप चर्चा करेंगे। अच्छा, याद है कुछ दिनों पहले मैंने अपने सेशन में आपको बताया था कि अब टाटा बनाएगा आईफोन। जी हाँ साथियों, आईफोन 14 के बारे में टाटा बनाएगा। ये जानकारी मैंने आपको दी थी क्योंकि इसको लेकर के काफी ज्यादा तैयारियां टाटा कर रहा है। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, ऐसा ही एक आईफोन 14 जीतने का मौका आज मैं आपको देने जा रहा हूं मात्र ₹1 के अंदर। यानी आप ₹1 इन्वेस्ट करेंगे और जीत पाएंगे आईफोन 14। कैसे जीत पाएंगे, क्या है ये चैलेंज, आज के सेशन के लिए तैयार हो जाइए, सुनना शुरू करिए आज की स्टोरी। साथियों, टाटा बनाएगा एयरक्राफ्ट, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ क्या टाटा से महाराष्ट्र का कोई चक्कर है क्या, इसके बारे में भी बताएंगे। तो इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, एक बार की बात है जब वेस्ट बंगाल के अंदर लखटकिया कार बनना शुरू हुई थी। कौन सी? सिंगूर प्लांट के अंदर नैनो बनना शुरू हुई थी। तब बहुत जरा विवाद हुआ था वेस्ट बंगाल वर्सेस गुजरात के बीच में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले ऐसा क्या है कि महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात के बीच में बवाल हो रहा है। आज के सेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है भारतीय वायुसेना के लिए निर्मित किया जाने वाला एक स्वदेशी रूप से एयरबस का एयरक्राफ्ट, जिसमें हमारे वायुसेना के नौजवान, भारतीय वायुसेना के जवान जाकर के देश की हिफाजत कर सकेंगे। कहां होगा, क्या होगा, कैसे होगा, आज के सेशन में इस विषय के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देश भर के तमाम अखबारों की हेडलाइंस में है टाटा एयरबस ने 22,000 करोड़ के अंदर एक प्रोजेक्ट साइन किया था, जिसमें C-295 एयरक्राफ्ट गुजरात में बनाने की बात की गई थी। इस एयरक्राफ्ट के अंदर क्या क्या खासियत होंगी, कब से बनना शुरू होगा, क्या इसकी न्यूज़ है, आइए थोड़ा डिटेल से बताते हैं। जैसा आप सभी यहां पर एक उड़ता हुआ जहाज देख पा रहे हैं, थोड़ी सी ब्रीफ इसके बारे में इतनी जान लीजिए कि यह जहाज अगर प्रॉपर तरीके से कहीं उतरने की जगह नहीं भी है ना, कहते हैं कि उतरने के लिए हवाई जहाज को प्रॉपर तरीके का एयर स्ट्रिप चाहिए होता है। भाई साहब, ऐसे ऐसे वीडियो डाल रखे हैं एयरबस वालों ने इनके कि ये मिट्टी वाले खेत जो है ना, उनमें भी लैंड करता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसके पहियों के अंदर बहुत बढ़िया वाले जंपर लगे हुए हैं। ये होने को तो यूरोपियन कंपनी है, लेकिन इंडिया में भारत के आत्मनिर्भर जो भारत का प्लान है, हम रक्षा क्षेत्र के अंदर पूरी तरह जो आत्मनिर्भर होना चाह रहे हैं, उसके उद्देश्य को पूर्ति करते हुए भारतीय वायुसेना के लिए देश में ही निर्मित किए जाएंगे। और देश की जब बात हो तो इलेक्शन स्टेट गुजरात याद आ जाता है। गुजरात के अंदर इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात ये जान लीजिए, ये ट्रांसपोर्ट के अंदर काम आने वाला एयरक्राफ्ट है। नाम है इसका C-295। ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला है। इसकी जो कुल लागत है वो है 219 बिलियन। ठहरो जरा, 219 बिलियन के आगे भी शब्द सुन लो, रुपया लगा है, डॉलर नहीं। डॉलर है इसका $2 बिलियन, यानी कि इसके अंदर कुल लागत $2 बिलियन की आने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका मैन्युफैक्चरिंग हब किस रविवार के दिन उद्घाटन करने वाले हैं, यानी कल के दिन इसका उद्घाटन होने जा रहा है। भारत के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का वडोदरा प्लांट कल इसकी नींव डलने जा रही है। 30 तारीख के दिन फाउंडेशन स्टोन इसका सेरेमनी के अंदर रखा जाएगा। कुछ याद आ रहा है आपको? क्या याद आ रहा है, मैं याद दिलाऊं? वेदांता फॉक्सकॉन ध्यान है? गुजरात के अंदर हमने पढ़ा कुछ इस प्रकार से था कि भारत के अंदर अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनने लगेंगी। अगर आपको कुछ और भी याद दिलाना है तो गुजरात के अंदर महाराष्ट्र से निकल करके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चला जा रहा है। इस वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार है, जो कि केंद्र की बैठी हुई एनडीए सरकार का ही पार्ट है। एग्जैक्टली ऐसे ही गुजरात के अंदर भी दोनों ही पार्टियां दोनों जगह सेम होते हुए भी एक राज्य से दूसरे राज्य में इन्वेस्टमेंट कहीं चुनाव के दौरान अपने रिपोर्ट कार्ड के तौर पर दिखाए जाने का तो नतीजा नहीं है। यही तो इस समय का डिस्कशन का पार्ट बना हुआ है। खैर, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कल 30 तारीख के दिन केवल यही नहीं होने जा रहा है, इसके अलावा एक और चीज होने जा रही है। और वो क्या है? इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होने जा रहा है। कितने बजे है? शाम 4:30 बजे। आपको मालूम होगा T20 वर्ल्ड कप चल रहा है।
कल 30 अक्टूबर 2022 के दिन एक मैच होने जा रहा है। इस मैच के अंदर माई 11 सर्कल ऐप, जिसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहां से आपको एक बहुत बेहतरीन ऑफर मिलता है। क्या मिलता है? आप ₹1 की एंट्री फीस के साथ iPhone 14 जीतने का मौका पाते हैं। यानी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, ₹1 का एंट्री फीस दिया, उसके बाद इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप शामिल हो जाते हैं एक ऐसी योजना में जिसमें आपको मिल सकता है iPhone 14। अच्छा, इसके अंदर आपको गेम खेल करके बहुत सारी प्राइजेस जीतने का भी मौका मिलता है। जैसे आप थार कार यहां से जीत सकते हैं, जो कि प्रतिदिन दी जा रही है। इसके अलावा आप जो कैश इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, जो पैसा इसमें डिपॉजिट करते हैं, यदि आप YT 2022 कोड यूज करते हैं तो आपको उस डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा भी मिलता है। ये कोड मेरे लिए बनाया गया, मतलब आप मेरे से ही इसको कर पाएंगे। इस कोड के माध्यम से, आप इस लिंक के माध्यम से इसको कर पाएंगे। करना क्या होगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सबसे पहले एक मैच सेलेक्ट करना है। लेट्स से आपने जो मैच सेलेक्ट किया, उसके अंदर फिर आपको प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग की चीज ये है, समटाइम्स हम जब क्रिकेट देख रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये खिलाड़ी इतने रन बनाएगा, ये खिलाड़ी इतने विकेट लेगा। आप अपनी टीम बनाइए, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए कि मेरे ये परफॉर्मर इस तरह से परफॉर्म करेंगे। अगर आपके परफॉर्मर्स का परफॉर्मेंस आपके अकॉर्डिंग रहा और आपके अपोनेंट से आपने ज्यादा अच्छा स्कोर किया, तो आपको जीत सकते हैं बहुत सारे आकर्षक उपहार। उनमें ही शामिल है थार, उनमें ही शामिल है iPhone 14 और उसके साथ साथ आपको 20% एक्स्ट्रा का कैश। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। अभी जाइए और इस योजना में शामिल हो जाइए। चलिए आगे की बात बताते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि पहली बार यूरोप के बाहर एयरबस बनने जा रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये देश के लिए तो बहुत गौरव की बात है ही, दुनिया के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि इंडिया में बनना यूरोप से बाहर निकलने की शुरुआत है। अभी तक इस एयरबस का निर्माण यूरोप के ही प्रमुख देशों के अंदर हुआ है। इसे किसी और देश में, इंक्लूडिंग आपके जितने भी, या चाहे अमेरिका की तरफ चले जाइए, या अफ्रीका की तरफ चले जाइए, या फिर एशियन, या ये जितने भी आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनमें कहीं पर भी इसका निर्माण आज तक नहीं हुआ है। भारत में निर्माण किया जा रहा है क्योंकि दुनिया को यह पता है, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, कि इंडिया बहुत ज्यादा परचेज करता है, बहुत ज्यादा डिफेंस के सेक्टर में इसके इंपोर्ट बिल्स रहते हैं। इंडिया ने जब से यह निर्धारित किया हुआ है कि हम मेक इन इंडिया के माध्यम से अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे, तब से ये सारी कंपनियां इंडिया चल के आ रही हैं। अभी तक ये सारे की सारे एयरक्राफ्ट इंडिया में नहीं बनते थे। इंडिया के अंदर पहली प्राइवेट कंपनी भी टाटा होने जा रही है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। जिस प्रकार से आपका टाटा के ऊपर विश्वास है, क्योंकि आप लोग ये मानते हैं कि देश के लिए जो सबसे उन्नत किस्म, क्योंकि इसके पीछे की मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूं। असल में क्या था ना, गांधी जी ने एक सिद्धांत दिया था जिसे ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहते थे। ट्रस्टीशिप का मतलब यह होता था कि यदि कोई भी व्यक्ति, देखिए मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके चल सकता हूं इस मामले में। यदि आपको यह मालूम हो तो पूरी दुनिया में दो विचारधाराओं की लड़ाई हुआ करती थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी कहते थे कि पैसे वाला व्यक्ति और पैसे वाला बनेगा क्योंकि उसके पास आइडिया है, उसके पास धन है और वो काम करना चाहता है। साम्यवादियों का मानना यह था कि सरकार ही सारी व्यवस्थाएं करे, सरकार ही रिसोर्सेज का बंटवारा कर दे और जो सर्वहारा वर्ग है उसका शासन में सबसे बड़ा योगदान हो। दोनों के बीच में बहस चलती रही। गांधी जी से जानने का प्रयास किया गया, आप क्या जानते हैं, आप क्या मानते हैं, उद्योगपति होना चाहिए? क्योंकि देश के अंदर इतने सारे ब्रिटिशर्स ने शासन किया है, क्या आप ये मानते हैं कि देश के अंदर उद्योगपतियों को आना चाहिए? क्योंकि आने वाले समय में उद्योगपति जैसे ब्रिटिशर्स थे, अगर देश के अंदर बन गए तो फिर कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा, अमीरों का ही शासन हो जाएगा। तो गांधी जी ने इसका एक विकल्प दिया था और उस विकल्प के नाम पर उन्होंने सिद्धांत दिया था ट्रस्टीशिप सिद्धांत। उन्होंने कहा किसी भी देश के लिए व्यापार, उद्योग धंधे ये नुकसानदायक नहीं हो सकते, प्रोवाइडेड एक सिद्धांत फॉलो किया जाए। बोले कौन सा? बोले कोशिश करिए कि जिसने धन जितना कमाया, मान लीजिए किसी ने उद्योग धंधे से बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब उस पैसे को संचय करने के स्थान पर वो अपनी जरूरत भर का धन अपने पास रख ले, उसके बाद में जो बचा हुआ धन है उसे समाज सेवा में लगाए। अगर वो व्यक्ति समाज सेवा में धन लगाता है, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करता है, तो इससे ना केवल उस व्यक्ति का हित हुआ, ना केवल उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी हुई, बल्कि राष्ट्र निर्माण भी हुआ। आप आज के समय में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं। क्या आपको याद है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा बार
टाटाज का नाम इसीलिए सुना है कि आप जब भी सुनते आए आपने ये देखा कि देश भर के अंदर जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज हैं, यानी परोपकार के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप टाटा का नाम सुनते हैं। तो इस टाटा के नाम के पीछे की जो कहानी है ना, आप उसी की वजह से एक ट्रस्ट इनके ऊपर बिल्ट कर गए। इसीलिए टाटा वाले अपने अधिकांश काम को टाटा ट्रस्ट या टाटा सन्स के नाम से करते हैं। एनीवे, आपको ठीक इसी प्रकार का एक उदाहरण, जो कि हालांकि इस कंटेक्स्ट से थोड़ा अलग है, लेकिन आपको इस विश्वास का कारण समझाने में पर्याप्त है कि क्यों सरकार ने देश के अंदर पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी को डिफेंस का काम दिया है और डिफेंस के काम में भी टाटा का नाम लिया है। आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि देश के अंदर इस समय फाइनेंसेस की अगर बात करें तो अडानी का नाम बहुत ऊपर चल रहा है। अडानी, अंबानी सुनते ही आपके दिमाग में आता कि ये भी चलो इसी को दे दिया गया। लेकिन टाटा जो ट्रस्ट है ना, असल में जो टाटा के प्रति विश्वास है आपका, उस विश्वास ने इनको इस लायक बनाया है और इस विश्वास के पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया है। आपको मालूम होना चाहिए, बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसका नाम सुनते हैं बिल गेट्स के नाम पर जो बना है, बिल गेट्स और उनकी पत्नी के नाम पर जो बना है, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी जो मनी है ना वो इसी प्रकार से डोनेट की है। वॉरेन बफेट ने डोनेट की है, क्योंकि डोनेशन का जो मुख्य आधार है वही ट्रस्टीशिप है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको टाटा के प्रति जो विश्वास है ना उसका कारण पता चल गया हो। चलिए अब मैं थोड़ा सा इस न्यूज के बारे में आपको और बता देता हूं कि ये डील हुई कब थी, अचानक सामने कहां से आ गई, महाराष्ट्र खफा क्यों हो रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, असल में हमारी देश की एयरफोर्स जो है ना, उसको अपने सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कैरियर्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, आप पूछेंगे कैसे कैरियर्स की जरूरत पड़ती है, क्या बस से नहीं जा सकते क्या? सब कुछ सही हो सकता है, बस से भी जा सकते हैं, पानी के जहाज से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के साधन तो होंगे ना। ट्रांसपोर्टेशन के साधन में हवाई जहाज भी एक साधन है। ऐसी स्थिति में हमारी सेना में ऑलरेडी यूज में आ रहे थे काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम। इसी बीच में हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जिससे बहुत बेहतरीन ट्रांसपोर्ट ऐसे समय पर भी किया जा सके जब सैनिक भरकर के बहुत सारे जा रहे हों। चलिए थोड़ा सा इसमें एक और ज्ञान की बात कर लेते हैं, हालांकि आप जानते हैं, फिर भी चर्चा करते हैं। आपने कभी फाइटर जेट को नोटिस किया हो तो उसमें एक या दो व्यक्ति बैठता है, या तो पायलट बैठा होता है या को पायलट साथ में होता है। दो लोगों के साथ में आप फाइटर जेट को देखते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे एक साथ सैनिकों को ले जाना हो तो आपको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। अब जरा विचार करिए, एयरफोर्स के बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के मतलब जो सैनिक हैं वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दुश्मन को यह पता चल गया कि यार इस गाड़ी के अंदर या इस फ्लाइट के अंदर जो है बड़ी मात्रा में सैनिक बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका मतलब जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको भी डिफेंस के हिसाब से पूरी तरह इक्विप्ड होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपको उसकी डिफेंस में, यानी खुद से वो अपने आप को बचा सके, इसके लिए उसके अंदर भी आपको बहुत सारे बम गोले बारूद लगाने पड़े। यानी अगेन आपको रक्षा उपकरणों की जरूरत पड़ सकती है, आपको ऐसी तकनीक की जरूरत पड़ सकती है जो फाइटर जेट्स में यूज ली जाती है। फाइटर जेट्स हालांकि तेज गति से ज्यादा प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आत्मरक्षा की बात आए तो अब आप पूछेंगे तो सर ऐसा कर लो ना, ये जो इतने सारे अपने और उड़ते हैं, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे फिर ये अपने इंडिगो वगैरह की जो फ्लाइट्स उड़ती हैं, इनसे उड़ा दो। इसके पीछे का कारण क्या है ना, इनको उड़ाना नहीं है क्योंकि इनके अंदर बम फेंकने की कला नहीं है, दूसरा अपने आप को बचाने की कला इनके पास नहीं है। ये सिंपल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो दोनों में अंतर समझ में आ जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना लगे फिर तो बोइंग वालों से बनवा लेते ना, इसकी क्या जरूरत थी। तो इसके अंदर जो जरूरत थी मैंने वो आपको बता दी। इतना ही नहीं, ये हवा में उड़ते हुए अगर इसको लगा कि फ्यूल खत्म हो गया तो एक से दूसरे के अंदर फ्यूल भी रिफिल कर सकता है। ये वो चीज है। आप पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट आया कब था। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2021 में आया था, एयरबस के साथ डील हुई थी भारत सरकार की। ठीक है, 22,000 करोड़ थी उस, मतलब आज 21, उस समय का 21 अब 22 हो चुका है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। सितंबर 2021 की थी, डॉलर्स यूरोज में होने वाली डील है। 56 एयरक्राफ्ट बनाए थे, इनमें से 16 जो है ना वो स्पेन से बनकर इंडिया आएंगे। अब आप पूछेंगे स्पेन कब से हमारा प्रिय हो गया, बहुत लॉजिकल सवाल बनेगा। स्पेन से बनकर इंडिया आएंगे, स्पेन कब से हमारा इतना करीब हो गया, हमने तो आज तक नाम नहीं सुना। ठीक है, मतलब बार्सिलोना वगैरह आप कहानियां सुनाते हैं, कहां से गया बीच में। रुकिए जरा, एयरबस का थोड़ा इतिहास जानेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें थोड़ी सी चीज यहां पर और देख लेनी चाहिए। 2021 के अंदर 8 सितंबर 2021 की खबर है, कैबिनेट ने अप्रूव किया था 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, अच्छा 16 तो हम कहां करेंगे, उनसे डायरेक्ट लेंगे और 40 इंडिया में बनाएंगे। अब देखो,
8 तारीख को तो यहां पर ये डील होती है, यानी सरकार ने साइन कर दिया कि हाँ भाई हमको इतने चाहिए। अब उसके बाद में आप तारीखों पर गौर करें तो सितंबर 24 की मैं आपको तारीख यहां दिखाता हूं, आप इसको देखिए। सितंबर 24 2021, मात्र 16 दिन बाद की खबर है। इसमें क्या है, टाटा ने एयरबस के साथ में एक डील साइन करी। वहां पर कितना लिखा हुआ था, 21,000 करोड़, यहां पर 22,000 करोड़। अब इस फिगर पर मत जाइए क्योंकि डॉलर और यूरो के हिसाब से ये लोग कैलकुलेट करते हैं, रुपए में डील नहीं होती है ना। अच्छा, 22,000 करोड़ रुपए अपन लमसम मान लेते हैं। इसके अंदर ये $2 बिलियन की डील थी। ये करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक मिलिट्री एयरक्राफ्ट, टाटा ने एयरबस के साथ डील कर ली। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने की आवश्यकता है, वो क्या है, लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज बीइंग फाइनलाइज्ड। ये अब की बात नहीं है, उस समय की बात है। उस समय चर्चा क्या हो रही थी कि या तो हैदराबाद में बनाया जाएगा, या बेंगलोर में बनाया जाएगा, या फिर गुजरात या उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, किसी एक राज्य को ही क्यों चुना जाता है? बहुत सारे कारण हैं, है ना। मैंने आपको ये फॉक्सकॉन वाली जो सेमीकंडक्टर डिवाइस वाली बात थी उस समय भी डिस्कस किया था। फिलहाल के लिए इन चारों के नाम को आप डिटेल में दिमाग में बसा लीजिए। अब मैं थोड़ा सा एक बात और बताता हूं, यहां पर महाराष्ट्र की राजनीति की भी एंट्री कराते हैं। असल में यहां पर कहीं भी महाराष्ट्र का नाम नहीं है। जो देवेंद्र फडणवीस साहब है ना, महाराष्ट्र के अंदर जो इस समय बीजेपी को लीड कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे के साथ सरकार साझा कर रहे हैं, वो नागपुर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, नागपुर जो है ना वो आरएसएस के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है। फडणवीस जी वहीं से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने कमिटमेंट्स में ये कहा था कि जो भारत आजकल आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है रक्षा के क्षेत्र में, उसके लिए वो नागपुर को रक्षा उपकरणों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देखो समझो, जब हम रक्षा उपकरण बनने के कॉरिडोर्स की बात करते हैं तो यूपी का नाम, तमिलनाडु का नाम सुनते हैं। अब इन्होंने क्या कमिटमेंट किया अपने लोगों से, भाई हर राजनेता को अपने क्षेत्र की तरक्की पहले दिखती है। हालांकि देश पूरा उनका होता है, अपन सबका, सारे राजनेता हैं, राजनेताओं का पूरा देश है, लेकिन फिर भी होता है ना कि जहां वोट बैंक है उनको भी थोड़ा प्लीज करना है। तो उन्होंने कभी ये कहा कि नागपुर के अंदर हम डिफेंस का हब बनाएंगे। अब वो डिफेंस का जो हब बनाने की बात थी, लोग उनको उसी के लिए पकड़ रहे हैं कि साहब आपका नाम तो लिस्ट में ही नहीं था। आप फिर कैसी पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं कि आपने कमिटमेंट दिया था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो नागपुर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, चर्चाओं में ही नहीं है नाम। और तो और आपकी नजरों के सामने आपके कमिटमेंट को भी ध्यान में रख लेते, चलो और कोई बात नहीं, गुजरात प्लांट कैसे पहुंच गया और राज्यों में क्यों नहीं गया? हालांकि जो जो और नाम उस समय चर्चा में थे, चाहे तेलंगाना हो, चाहे बेंगलुरु, गुजरात और उत्तर प्रदेश, यहां तो तीनों ही जगह एनडीए की सरकार है। खैर फिर भी महाराष्ट्र के अंदर चूंकि शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे ग्रुप से खफा है, तो उनकी कमियां निकालने के लिए काफी कुछ ट्रोलबाजी कर रही है। आप उस समय का एक ट्वीट देख सकते हैं, रतन टाटा जी ने ट्वीट किया था और कहा था कि हम एयरबस को कांग्रेचुलेट करते हैं जिसकी वजह से उन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और इंडियन डिफेंस मिलिट्री के लिए काम करने की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये C295 की कहानी मैंने टाटा के समक्ष उसके अंदर बताई। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, ये अब बनकर आएंगे तो पहले से क्या था? क्या हमारी ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारी फोर्सेस कभी इधर से उधर जाती नहीं थी क्या? जाती थी भाई। उससे पहले इंडिया के अंदर एवरो हॉकर HS-748 यूज में लिया जाता था। वो 1960s का बना हुआ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब वो पुराना हो रहा है, ऑलरेडी उसके 60 साल पूरे हो चुके हैं, मेंटेन कर करके हम उसे चला रहे हैं। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने 56 C295 MW के नाम से इस फ्लीट को बनाने की तैयारी की है। ठीक है, तो इसमें से 16 क्या आएंगे? स्पेन से बन के आएंगे। अब स्पेन की कहानी भी थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा। 40 जो है ना वो हमारे गुजरात के अंदर, अब वडोदरा के अंदर बनकर आएंगे। कब तक आ जाएंगे साहब? स्पेन से बनकर आएंगे 2023 से लेकर 2025 के बीच में, और 16 एयरक्राफ्ट तो तब तक आ जाएंगे 26 से लेकर 31 के बीच में, बाकी बचे 40 बनकर आएंगे। अब आपके दिमाग में फिर से एकदम बत्ती जलेगी और आपका सवाल आएगा, गुरुजी एक बात बताओ, जब बन के 26 से 31 के बीच में आएंगे तो अभी उद्घाटन करने की क्या जरूरत है? मतलब समझ रहे हैं आप? आपकी न्यूज क्या है? 30 तारीख के दिन आपने कहा फाउंडेशन स्टोन डलेगा फैक्ट्री का, और फिर जाके 26 में बन के आएंगे। यानी 22 निकला, 23 निकला, 24 निकला, 25 निकला, 26। सर ये तो गुजरात के दूसरे इलेक्शन आ जाएंगे तब तक तो। यानी कि 23 की शुरुआत में मान भी लो तो भाई 26-27 तब तक इलेक्शन का माहौल फिर से आ जाएगा। देखिए साहब, हमारे देश में किसी ना किसी राज्य में कभी ना कभी चुनाव चल रहे होते हैं। राजनेता को राजनीति करनी है, देश को तरक्की करनी है, हम सबको चर्चा करनी है, चर्चाएं करिए, आगे बढ़ते हैं साहब। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही हो। ठीक है,
देश में रक्षा विभाग की तरफ से स्पोक पर्सन ने यह लाइन भी बोली कि हमने इसमें मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल का कॉन्ट्रैक्ट इन सब के साथ में किया हुआ है। अब थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इंडियन इलेक्ट्रिक वारफेयर सूट जो है ना इन एयरक्राफ्ट्स में लगाए जाएंगे, यानी उस कंपनी के साथ में टाटा वाले बना करके यहां कारखाना स्थापित करेंगे। कारखाना बनने में, कल पुर्जे लगने में, मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति पहुंचने में टाइम लगेगा। ऐसी स्थिति में हम इसमें इंडिजीनियस क्या डाल रहे हैं, हमने अपनी टेक्नोलॉजी कौन सी इसमें डाली, तो इसमें इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट इसके अंदर हम डालेंगे। हर एयरक्राफ्ट के अंदर 13,400 डिटेल्ड पार्ट्स हम इंडिया में बनवाएंगे, 4600 सब असेंबलीज हम इंडिया में करेंगे, 7 मेजर कंपोनेंट असेंबलीज जो हैं वो इंडिया में बनाई जाएंगी, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। खासियत क्या है, एक बार में 71 सैनिकों को, 44 पैराट्रूपर्स को, 24 स्ट्रेचर को ये अपने साथ एक साथ ले जा सकता है, रेस्क्यू जैसे ऑपरेशंस को ये इजीली कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर जो और खासियत है, जैसे कि ये 11 घंटे तक उड़ सकता है, ये बाकी संभावनाएं, इससे और फायदे क्या होंगे, मतलब इसको दिखाया किस तरह से जा रहा है, प्रोजेक्ट कैसे किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट ऐसे किया जा रहा है कि साहब इसकी वजह से 600 से ज्यादा हाईली स्किल्ड जॉब जो है वो डायरेक्टली मिलेंगी देश में, 3000 इनडायरेक्ट जॉब मिलेंगी, 3000 मीडियम स्किल एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, 42.5 लाख मैन आवर्स वर्किंग निकलेंगी। कहने के लिए इसको बहुत बड़ा चढ़ा के किया गया है, वास्तविकता में यार $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। मैं सच बताऊं, मतलब ना आजकल जो देश के अंदर यूनिकॉर्न नाम से जो स्टार्टअप्स बन रहे हैं ना, वो स्टार्टअप्स $1 बिलियन के हो रखे हैं। $1 बिलियन का स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न कहलाता है। देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी कि ये इतना बड़ा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और मैं भाई साहब एकदम धूम मचाने वाली स्थिति में बात बताऊं। ठीक है, मतलब खुशी इस बात की होनी चाहिए कि डिफेंस के इक्विपमेंट इंडिया में बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये टैक्टिकल वारफेयर के लिए जरूरी है और ये मेक इन इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए हो रही है, ठीक है। चूंकि इंडिया डिफेंस के इंपोर्टर्स में दुनिया के टॉप 3 में आता है, सिप्री स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च ये बताता है। ऐसी स्थिति में हम भी इस बात से कन्विंस होते हुए इस बात को, सर तो एक बात बताओ, आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अचानक बस दैवीय शक्ति आ जाएगी, उससे पहले तो एकदम सब बैठे ही थे कि भाई साहब हमारा कब भला होगा। नहीं जी, ऐसा भी नहीं है। इंडिया में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लंबी लिस्ट है। कौन कौन सी है? C-130J है, C-17 है, IL-76 है, AN-32 है, एम्ब्रियन है, एवरो है, डार्नियर है, बोइंग है। हम एवरो को रिप्लेस करने के लिए इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, आपकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, आप अपडेट होंगे, अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करेंगे, पुरानी गाड़ी बदल के नई गाड़ी लेंगे, उस क्रम में इस काम को किया जा रहा है। अब मैं एयरबस का भी राज उठा देता हूं, क्योंकि आपके मन में मैंने एक सवाल शुरुआत में डाल दिया था, क्या एयरबस कैसे, एयरबस और वो स्पेन में कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एयरबस जो है ना वो यूरोपियन एरोनॉटिकल डिफेंस एंड स्पेस कंपनी है, या यूरोपियन शब्द को पकड़े आप। ये वायुयान निर्माण कंपनी की जो कंपनी है ना, ये असल में 4 देशों से अपने आप को ऑपरेट करती है, जर्मनी से, फ्रांस से, यूनाइटेड किंगडम से और स्पेन से। यानी कि ये अपने आप में किसी एक देश की कंपनी ना समझी जाए। हालांकि इसका मुख्यालय जो है ना वो फ्रांस के अंदर है, फ्रांस के अंदर ब्लैकनॉक नामक जगह है, वहां पर इसका मुख्यालय है। लेकिन ये पूरी तरह यूरोप में फैली हुई है, 57,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। यानी यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के, यानी कि 3-4 देशों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई हुई है। जैसे यूरोपियन यूनियन की अपनी बैंक है, ऐसे ही ये कंपनी है। इनके एक ऑफिस जो कि स्पेन में है, वहां से इंडिया वाले 16 बनकर के आएंगे। इनके पास में बहुत सारी जगह कारखाने हैं, 57,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अंदर ट्यूलाउस फ्रांस के अंदर, हैम्बर्ग जर्मनी के अंदर, सेविल स्पेन के अंदर, और इस तरह से इसका निर्माण होता है। तियानजिन के अंदर भी इसका कभी निर्माण हुआ था, ठीक है ना। इंडियन एयरफोर्स या, अच्छा अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसके बाद में इंडिया इसको जब पालेगा वो 35वां ऐसा देश हो जाएगा जो C-295 को यूज कर रहा होगा, ठीक है। इनके पास में ऑर्डर्स की लाइन लगी हुई है, वेटिंग में चल रहे हैं। हम 278 के इनके पास ऑर्डर्स ऑलरेडी डले हुए हैं, जिनके फलस्वरूप ये इसका निर्माण कर रहे हैं। इंडिया में जो कंपनी निर्माण करेगी उसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि टाटा सुई से लेकर के एयरक्राफ्ट तक सब बनाती है, तो टाटा एडवांस सिस्टम जो है ना
वो टाटा की एक कंपनी है जिसका काम क्या है, ये इंडियन एरोस्पेस, डिफेंस, मिलिट्री इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह से कार्य करती है। टाटा इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर स्थित है। ये टाटा सन्स के अधीन काम करती है। 3000 से अधिक कर्मचारी इसके अंदर काम करते हैं। कोई नई कंपनी नहीं है, 2007 से ये इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इन्हीं के साथ मिलकर के इस प्रोडक्ट का निर्माण कार्य होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आ गई हो। तो टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के अंदर अब शिंदे फडणवीस क्यों भिड़ रहे हैं, वो मैं आपको सीधा यहां पर ले चलता हूं। आदित्य ठाकरे जी के ट्वीट के माध्यम से सरकार गई है, उनकी सरकार का ब्रेकअप हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, उनको अधिकार है अपनी बातें रखने का। और जब भी मैं महाराष्ट्र और गुजरात की लड़ाई देखता हूं और विशेष रूप से इन्वेस्टमेंट को लेकर देखता हूं तो मन में खुशी बहुत होती है। खुशी इस बात की होती है कि भाई दोनों ही तरफ सरकारें एक जैसी हैं, यानी दोनों ही तरफ राज्य जो हैं वो एक ही प्रकार की पार्टी से चल रहे हैं, लेकिन लड़ाई विकास की हो रही है, क्षेत्र की नहीं हो रही कि भाई मेरा ये क्षेत्र मेरी तरफ माना जाए, मेरा ये क्षेत्र मेरी तरफ माना जाए। आपको मालूम होना चाहिए ऐसी प्रकार का एक विवाद महाराष्ट्र का एक राज्य के साथ और है। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिसके बारे में मैंने आपको इशारा किया है। खैर, फिलहाल के लिए महाराष्ट्र के साथ चोट क्या हुई है, गुजरात में इलेक्शन भला क्या आए, महाराष्ट्र से वेदांता फॉक्सकॉन का प्लांट चला गया, मेडिकल डिवाइस पार्क चला गया, बल्क ड्रग्स पार्क चला गया और अब टाटा एयरबस चला गया। भैया बहुत बुरा हुआ है ये। अगर बहुत बुरे को कैलकुलेट किया जाए ना भाई साहब, तो 1.80 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात चला गया। हम तो कह रहे थे महाराष्ट्र वालों चुनाव करा लो, शिंदे जी को दूसरी पार्टी में भेजकर क्या किए। खैर छोड़िए जी, अगर आप इस तरह से देखें तो इन सारे इन्वेस्टमेंट्स को मिला दिया जाए ना तो 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात चले गए। हम और आप, मुझे पता है कमेंट बॉक्स में आप एंड में यही लिखोगे कि सर ये लोगों की तो जॉब है, हम बाकी राज्य वाले क्या करें। गुरुजी आप पढ़ा रहे हो राजस्थान में खड़ा होकर के, हम सुन रहे हैं यूपी बिहार के अंदर खड़ा होकर के। हम बता दें, बिहार वाले लगातार 3-4 दिन से, मेरे मित्र बिहार वाले और यूपी वाले छुट्टी पर चल रहे हैं। छठ का त्योहार चल रहा है। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल सुबह 4 बजे तो आप लोग पूजा पाठ कर लेंगे, है ना। तो छठ की पहले ही शुभकामना दे रहा हूं। लेकिन चिंता तो बात यही है, लेकिन ठीक है, रोजगार करने हम ही जाएंगे, उधर अच्छे से इंजीनियर आप ही बन के आएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए कोई नहीं जी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो फडणवीस साहब को ले दे करके सब लोग घेर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था शुरुआत में ही, आईफोन 14 के लिए आपको ₹1 में एंट्री करनी है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपको दे रखा है। यदि आप 30 तारीख को फाउंडेशन स्टोन जिस प्रकार से लगाया जा रहा है एयरबस का, आप अगर 30 तारीख के मैच में मात्र ₹1 की एंट्री के साथ आईफोन जीतना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अभी जाएं और मेरा रेफरल कोड यूज करके YT2022 यूज करके 20% एक्स्ट्रा कैश और अपनी टीम बना करके बढ़िया से मैच खेल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ मैं अपने सभी साथियों को कल छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अपने परिवारजनों से एक गुजारिश कर लीजिएगा, और गुजारिश ये है कि जो आशीर्वाद वो अपने बच्चों को दें वो थोड़ा सा गुरुजी पर भी बरकरार कर दें, है ना। उनसे कहिएगा कि हमारे गुरुजी ने आपसे आशीर्वाद मांगना है। आप जो मुझे मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, जो भी मानते हैं, बस थोड़ा सा आशीर्वाद कल मेरे लिए भी मांग लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।